नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम UGC नेट पेपर 1 के सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता के 7 वीडियो 7 पार्ट में ला चुके हैं, एकदम आसान भाषा में। और उसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज उसका 8वां पार्ट लेके आए हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में पेपर 1 तथा पेपर 2 में इतिहास, इस दोनों के वीडियो एकदम आसान भाषा में पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम एकदम डील कर रहे हैं, तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसमें अनुसंधानकर्ता केवल वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण ही नहीं करता बल्कि उन तत्वों का ढूंढने का प्रयास भी करता है जो घटनाओं के संबंध के विषय में सूझ प्रदान कर सके। यानी कि प्रेजेंट का सर्वेक्षण करने के साथ साथ वह उन तथ्यों का ढूंढने का भी प्रयास करता है जो घटनाओं के संबंध में हमें सूझबूझ प्रदान कर सके। तो ये होता है आपका अंतर संबंधों का अध्ययन। आपको बताओ कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्णनात्मक अनुसंधान को कई लोगों ने कई भागों में बांटा है, पर सबसे जो मान्य है वो वान डेलेन का है, जिन्होंने वर्णनात्मक अनुसंधान को 3 भागों में बांटा है। पहला ये सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। तो ये जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता क्या है, तो आपको बताओ कि इसमें क्या है का वर्णन किया जाता है और इसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना तथा भावी नियोजन एवं संबंधित परिवर्तन में सहायता करना। भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना जिससे अनुसंधान को अधिक नियंत्रित, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावी बनाया जा सके। तो ये सारे काम होते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान के। यानी कि इसमें क्या है, यानी प्रेजेंट का वर्णन किया जाता है। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न था इसका विकल्प बी सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति अध्ययन से संबंधित सत्य कथन है। व्यक्ति अध्ययन जो होता है ये केस स्टडी होता है। इससे संबंधित हमसे सत्य कथन पूछ रहा है। पहला विकल्प, इसके अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, जैसे एक व्यक्ति, परिवार समूह या सामाजिक संस्था अथवा समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है केस स्टडी के अंतर्गत। दूसरा विकल्प है कि इसमें किसी सामाजिक इकाई को प्रभावित करने वाली भूतकालीन घटनाओं तथा अनुभूतियों, वर्तमान स्थिति एवं वातावरण के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। बिल्कुल, केस स्टडी जो होता है इसमें सामाजिक कार्यकर्ता या अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने व उसके उपचार का सुझाव देने की दृष्टि से ये किया जाता है। सी है, इस अध्ययन का यानी केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य जीवन चक्र को समझना होता है। ये भी कथन सही है। इसमें जो प्रदत्त लिए जाते हैं वो गुणात्मक होते हैं और स्रोत के रूप में व्यक्तिगत आलेख, संबंधित व्यक्ति जीवन वृत्त आलेख, राजकीय आलेख आदि से कोई सरोकार नहीं रहता है। नहीं, जब हम व्यक्तिगत अध्ययन ही कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत आलेख और संबंधित व्यक्ति या जीवन वृत्त आलेख की सबकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे सरोकार रखना ही पड़ेगा। आपको बताओ कि व्यक्तिगत आलेख में क्या आते हैं, मतलब केस स्टडी कर रहे हैं तो व्यक्तिगत आलेख में क्या आ जाएगा, जैसे कि किसी की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, डायरी है, पत्र है, ये सब है, तो ये सब व्यक्तिगत आलेख में आ जाएगा। ये सब केस स्टडी में ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह संबंधित व्यक्ति में क्या आ जाएगा, किसी का केस स्टडी कर है तो संबंधित व्यक्ति उससे क्या हो सकता है, उसका माता पिता, पड़ोसी, मित्र, अध्यापक, रिश्तेदार, ये सब संबंधित व्यक्ति में आ जाएंगे। फिर जीवन वृत्त आलेख, यानी कि जीवन वृत्त आलेख मतलब ये हम इसको कह सकते हैं लाइफ
हिस्ट्री कह सकते हैं, व्यक्ति के जीवन के उन घटनाओं का आलेख जिनसे वो सीधा जुड़ा रहता है, तब तो उसका हम केस स्टडी कर पाएंगे। फिर है राजकीय आलेख, यानी कि उसका जो हमारी जो सरकारें हैं या जो सिस्टम है वो उसका क्या क्या डाटा रखी हुई है, जैसे कि विद्यालय प्रमाण पत्र या पुलिस व न्यायालय से रिलेटेड कुछ भी। तो इस हिसाब से हमने देखा कि इसमें हमारा विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। इसमें सारोकार रखना पड़ता है। तो इसका विकल्प डी पे हम सही जवाब। अब फिर बढ़ते हैं, 1 मिनट क्षमा कीजिए, ये जो है ये विकल्प आपका विकल्प जो है सो इसमें विकल्प ए सही जवाब होगा। तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए ये विकल्प ए सही जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों में शामिल है। व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी में प्रयुक्त उपकरणों में शामिल है। तो आपको बताओ कि इसमें साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, जब हम केस स्टडी कर रहे हैं और गुणात्मक अनुसंधान की बात करते हैं, इसमें गुणात्मक अनुसंधान ही होता है। और गुणात्मक इसलिए होता है, इसमें प्रदत्त इसलिए गुणात्मक लिया जाता है क्योंकि आपको मैंने गुणात्मक या आपको फिर मात्रात्मक अनुसंधान में आपको अंतर बताया था। मात्रात्मक में क्या होता है, हम पहले से उपलब्ध डाटा का क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि गुणात्मक अनुसंधान जो हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि तत्काल अपने व्यक्तिगत अनुभव, साक्षात्कार इत्यादि माध्यमों से हम डाटा खुद से कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है गुणात्मक अनुसंधान। तो केस स्टडी में प्रयुक्त उपकरणों में शामिल है तो साक्षात्कार होगा, प्रश्नावली होगा, वैयक्तिक अध्ययन होगा, निरीक्षण विधि होगा, ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। ये विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घटनोत्तर अनुसंधान के अन्य नाम हैं, यानी कि कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी के अन्य नाम पूछ रहा है। तो कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, ये भी इसी का नाम होता है। कार्योत्तर अनुसंधान, ये भी इसी का नाम होता है। यानी कि दोनों के दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित सत्य कथन छांटे। इस विधि का प्रयोग उन शोध कार्यों में होता है जहां परीक्षण हो सकता है। देखिए ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन या घटनोत्तर अनुसंधान है, इस विधि का प्रयोग उन शोध कार्यों के लिए होता है जहाँ पर परीक्षण नहीं हो सकता है या नहीं किया जाना चाहिए। अब बताइए कि किशोर के अपराध वृत्ति पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी किशोर को, युवा को हम ज़बरदस्ती अपराध में ढकेल के अध्ययन करेंगे? या मोटर दुर्घटना पर अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे मतलब कि उसका ये मतलब करेंगे? इसलिए इसका परीक्षण नहीं हो सकता या करना भी नहीं चाहिए। यह विधि उस मुख्य धारणा पर आधारित होती है कि हर एक घटना के पीछे कारण अवश्य होता है। बिल्कुल, यदि कारण उपस्थित है तो घटना अवश्य घटित होगी, अगर कारण अनुपस्थित है तो घटना नहीं घटेगी। सी, कारण वाली धारणा को आधार बनाकर घटित घटना के निष्कर्ष को आधार बनाकर विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विधि से पीछे की ओर चलते हैं और हम कारणों को ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमारा सी भी विकल्प सही है। तो ये जो डी बोल रहा है केवल बी और सी सही। ए क्या होगा? जहाँ परीक्षण नहीं हो सकता, इसका उल्टा होगा कथन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब दो चरों में एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में वृद्धि या घटाव हो तो हम कहते हैं कि दोनों चरों में क्या संबंध है? घटनेतर, सहसंबंध, कोई संबंध नहीं। देखिए, जब दो या दो से अधिक चरों के बढ़ने से या घटने से एक दूसरे पर प्रभाव पड़े, एक चर के बढ़ने से या घटने से, तो ये सहसंबंधात्मक होता है, यानी कि सहसंबंध इसमें कहेंगे। इसका विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब।
ये जो सहसंबंध होता है यह दो या दो से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध के अध्ययन से संबंधित है। कार्य कारण संबंध को समझने की दृष्टि से इस विधि का उपयोग किया जाता है। यदि अनुसंधानकर्ता शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित संबंध का, मतलब कि शारीरिक विकास रहेगा तभी मानसिक विकास होगा, या मानसिक, ये दोनों के बीच जो रिलेशन का जो हम अध्ययन करेंगे, तो ये हमारा जो अध्ययन होगा वह सहसंबंध शोध का अध्ययन होगा। यानी कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा, है कि नहीं। एक का भी प्रभाव पड़ने से या मन पर प्रभाव पड़ने से आपका शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये शारीरिक और मानसिक, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के वृद्धि से, एक दूसरे के घटने से क्या हो रहा है, दोनों इस एक चर के घटने या बढ़ने से दूसरे चर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सहसंबंध। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहसंबंधात्मक अध्ययन की विशेषताओं में शामिल है। पहला है, सहसंबंध का प्रयोग अनुसंधान के उपकरणों को तैयार करने, उनकी विश्वसनीयता तथा वैधता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा है, यह उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शैक्षणिक सफलता की भविष्यवाणी किसी समूह के लिए करने में सक्षम है। ये भी कथन सही है। ये सब सहसंबंधात्मक अध्ययन के बारे में है। और इसका है कि इसके 4 प्रकार होते हैं। सी विकल्प, तो ये कथन गलत है। इसके 3 प्रकार ही होते हैं। एक होता है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य सहसंबंध। धनात्मक क्या हो गया, एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में भी वृद्धि हो तो धनात्मक, और एक चर के बढ़ने से दूसरे में घटाव हो तो ऋणात्मक। या और शून्य क्या होगा, एक के बढ़ने से दूसरे पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े तो शून्य सहसंबंध होता है। डी में सहसंबंध 2 चरों में संबंध स्पष्ट करते हैं, उनके विषय में भविष्य कथन भी करता है। बिल्कुल, ये मोले साहब ने कहा है, ये उनकी उक्ति है। तो इसमें हमारा विकल्प ए, बी और डी सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा अध्ययन जिसमें चयनित प्रतिदर्श इकाइयों से जानकारी एक से अधिक बार एकत्रित करते हैं तो कहलाती है। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं पे, मान लीजिए कि हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि बालकों पर डेयरी उत्पादों का क्या, मतलब उसके प्रति क्या झुकाव है। जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, उसके प्रति बच्चों का क्या झुकाव है। तो उसका हम एक अध्ययन करेंगे 5वें साल में, फिर एक अध्ययन करेंगे उसका जो वो जब 6 साल का होगा 6ठे साल में, फिर 7वें साल में। तो ये जो हम कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम जो सैंपल ले रहे हैं उसको हम एक से अधिक बार हमको एकत्र करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। देखिए, जैसे कि दवा लेने से पहले रोगी की क्या स्थिति रही, फिर दवा लेने के बाद रोगी की क्या स्थिति रही, तो ये 2 बार हम डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये भी यही हो जाएगा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन। या आपको मतलब कि कहीं का हमको पता करना है कि वेतन लेने से पहले, फिर वेतन लेने के बाद कर्मचारियों की क्या दशा रहती है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हम 2-2 बार डाटा कलेक्ट करते हैं, 3-3 बार डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, तो ये जो होता है हमारा, ये प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन होता है। ये विकासात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा बी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। क्लियर। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न, जो कि आपका होमवर्क था पिछले अनुसंधान का जो 7वां पार्ट था, जिसमें कि हमने आपसे सवाल पूछा था कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, कि प्रतिदर्श न्यायदर्श के आवश्यकता अथवा उपयोग के कारणों में सम्मिलित है। मतलब सैंपल का क्या उपयोग होता है। तो आपको बताओ, सैंपल से क्या फ़ायदा होता है, खर्च में कमी होती है। बिल्कुल। अब आप बताइए कि आपको पूरी जनसंख्या पे आप रिसर्च करिएगा, पूरे भारत पे, आपको पूरे भारत में छात्रों की क्या स्थिति है, तो वो क्या सोचते हैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो आप एक एक छात्र से जो डाटा ले रहे जाइएगा, तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितने छात्र से डाटा ले रहे थे, कितना खर्च होगा, पॉसिबल भी नहीं होगा। बल्कि हम क्या करेंगे कि एक स्कूल के
एक क्लास के 2 छात्रों से ले लिए, फिर उसी स्कूल के दूसरे क्लास के 2 छात्रों से ले लिए, फिर अगले स्कूल से लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें पूरा डाटा भी मिल जाता है और सबको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो संभव भी नहीं है सबसे पूछना, सबसे जानकारी लेना। तो खर्च में कमी होती है, दक्षता में भी वृद्धि होती है। देखिए, परिणाम एवं उनको प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च के अनुपात को दक्षता कहते हैं। अगर परिणाम में कुछ त्रुटि भी हो, यानी कि जो हमारा रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो, लेकिन अगर खर्च बहुत कम आया हो तो हम इसको कहेंगे कि ये दक्षता में वृद्धि का ही उदाहरण होगा। और परिणाम की शुद्धता भी होती है। अधिकतर जो हम रिसर्च करते हैं, जो हम सैंपल लेते हैं, तो उससे हमको परिणाम भी शुद्ध ही मिलता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाटा लेने जाइएगा, ज़्यादा सैंपल का साइज आप बहुत बड़ा कर लीजिएगा, तो आपको परिणाम में शुद्धता की गारंटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा रिसर्च, जो कि एक तरह से असंभव हो जाएगा। तो वहाँ परिणाम की शुद्धता नहीं रहेगी। तो इसलिए इसमें ये सारे के सारे गुण इसके हैं। तो इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, जो कि रवि कुमार ने सही जवाब दिया था। तो इसी तरह आप लोग जागरूक रहे और जो सवाल पूछते हैं उसका एकदम सही जवाब देने का प्रयास करें। वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा तो आप उसका सही जवाब आसानी से दे दीजिएगा। इसलिए अंत तक देखें और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसको नोट्स में ऐड करें, तभी आपका ये मतलब कि टॉपिक एकदम क्लियर होते जाएगा और एकदम आसान है। एक्चुअली में दूर से हमें मुश्किल लगता है, पर जब हम इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो एकदम आसान है। वीडियो अंत तक देखें और नोट्स बनाइए, फिर देखिए कि धीरे धीरे अगले वीडियो में आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो आसानी से सॉल्व कर दूंगा। तो आज का जो आपका होमवर्क है कि जब हम अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान एक ही बार प्रदत्त एकत्र करें तो यह कहलाती है। मतलब एक ही बार हम डाटा कलेक्ट करें। इसमें क्या था, इससे 78 नंबर प्रश्न में बार बार डाटा कलेक्ट करें। यहाँ पर क्या है, जब हम एक ही बार डाटा कलेक्ट करें तो ये क्या कहलाता है, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन या पार अनुभागीय अभिकल्प, या डी ए और सी दोनों सही। ये प्रश्न आपका मतलब कि ये आपका होमवर्क है। आप 80 नंबर प्रश्न कमेंट में लिखिएगा, प्रश्न संख्या 80, और उसके आगे आपका ए लग रहा है सही या बी या सी या डी, वो जवाब आप लिखिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है। तो आपको इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। हमने रिसर्च पेपर के आज लगा के करीब 8 वीडियो हम समाप्त कर दिए हैं, यानी कि 80 प्रश्न बहुत ही महत्व रखते हैं। इस 80 प्रश्न में आप देखिएगा तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का करीब 70% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जिस दिन हमारा ये पूरा मतलब कि इसका सीरीज हम ख़त्म कर देंगे तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। इसी तरह पेपर 1 के अन्य टॉपिक जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, उसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट या नंबर सीरीज, ये इन सब के ढेरों शानदार ऐसे ही बिल्कुल आसान भाषा में वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो वहाँ जाए और देखें, साथ ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और जिनका पेपर 2 में इतिहास है उनके लिए भी पिछले यूजीसी नेट हिस्ट्री में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तरों की सीरीज जो है वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ आपको 50 प्रश्नों की सीरीज में करीब 500-600 आपको एंशिएंट और मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया पे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे प्रश्न मिल जाएंगे। एकदम शानदार प्रश्न, वो भी एकदम शानदार व्याख्या के साथ पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और शानदार रिवीजन होगा। तो ज़रूर जाए। हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास संबंधित वीडियो बनाए हैं, सब प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाइए देखिए। और ये जो हम लोगों को एक्स्ट्रा समय मिला है सबको, आप लोगों को, इस अतिरिक्त समय को आप JRF में तब्दील कीजिए, क्योंकि 1-2 महीना 3 महीना जो एक्स्ट्रा समय एग्ज़ाम का मिलेगा, इतने लेट एग्ज़ाम होंगे 1-2 महीना, तो इस बार सब लोग JRF कीजिए। और एकदम आसान है, पेपर 1 पेपर 2 पे दोनों पे बराबर ध्यान देना है और JRF फिक्स है आपका। तो अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उससे पहले कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे वो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में इतिहास के वीडियो
एकदम आपके अपने भाषा में, हिंदी भाषा में आसानी से आपके पास पहुंच सके। तो इस तरह से हम अपने वीडियो का समापन करते हैं अपने प्रसिद्ध नारे के साथ। अब की बार JRF फॉर वार। धन्यवाद।